हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? कोई दिक्कत नहीं है? तो सब बढ़िया होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। दिक्कत जिंदगी में अगर दिक्कत है ना तो उसको सॉल्यूशन करके आगे बढ़ना है। मतलब सॉल्यूशन करेंगे तो ही उसका समाधान होगा, ऐसे कोई समाधान नहीं होगा। जैसे कोई भी मान लो, कोई भी व्यक्ति अपने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है तो उसको चढ़ने में क्या है, थोड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन वो चढ़ने की कोशिश करता है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कक्षा 10 की इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। कौन सी? चौथी, मतलब फोर्थ नंबर की प्रश्नावली है, द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण। प्रश्नावली नंबर 4। कौन सी है? द्विघात समीकरण, बाइनरी इक्वेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? द्विघात समीकरण मतलब जो द्विघात समीकरण उसके अंदर कितने प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब कितने प्रकार से ना। एग्जाम के अंदर कक्षा 10 की क्या है, आपकी बोर्ड की एग्जाम है, इसलिए आपको पूरी मतलब प्रश्नावली के अंदर कितने भी प्रकार के प्रश्न है ना, उनको सभी को करना है। आवश्यक है, सभी को हल करना आने से चाहिए। कितने प्रकार से प्रश्न? जैसे कोई भी प्रश्न दे दे, इसके अंदर आपको जैसे द्विघात समीकरण पूछ लीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, मूलों की प्रकृति पूछ ले, द्विघात समीकरण के मूल पूछ ले, कोई भी XYZ जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, आज हम उसको बताएंगे। लेकिन पहले क्या है, एक प्रश्न है, द्विघात समीकरण होता कौन सा है? द्विघात समीकरण होता कौन सा है? उसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप कौन सा होगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे c क्या है? c क्या है? कांस्टेंट राशि है। c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। और ए बी क्या है? ए और बी तो क्या है? अक्ष का गुणांक है। और ए क्या है? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। और बी क्या है? अक्ष का गुणांक। और सी क्या है? अचर राशि, मतलब कांस्टेंट राशि है। 0 क्या है? इक्वल टू 0 दे रखा है। तो जो व्यापक रूप होगा वो तो ये हो गया। अब इसमें प्रश्न किसी प्रकार पूछा जा सकता है कि कोई समीकरण दे दे और यह पूछे कि आपको द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसके बारे में देखेंगे हम, है ना। तो मैं बताता हूं आपको जो मतलब जो द्विघात समीकरण है कौन कौन से होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए, एक प्रश्न है, उदाहरण एग्जांपल नंबर 2, प्रश्नावली 4 का एग्जांपल नंबर 2 है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। मतलब क्या एग्जांपल है, हम 2 करेंगे, एक होने का एक नहीं होने का। जैसे एक एग्जांपल कौन सा दे रखा है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x-3 इक्वल्स 2x-3। अब पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब ऐसे तो पता नहीं लगा सकते हम कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, लेकिन इसको हल करेंगे मतलब इसको थोड़ा सा आगे प्रोसेस करेंगे इसकी। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो x² प्लस का मतलब a² प्लस b² माइनस इसका 2ab के हिसाब से 4 माइनस का 2ab मतलब 4x प्लस 1 इज इक्वल्स 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। तो अब इसको हल करना है, आपको सॉल्यूशन करना है, इसका एक द्विघात समीकरण रूप बनाना है, इस रूप का बनाना है। तो इसको हल करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो x² प्लस ये 4 ये 5 हो गए, तो 5 माइनस का 4x फिर माइनस का 2x फिर प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0 मतलब 0। तो अब इसको हल करना है, तो मतलब x² प्लस 4x 2x कितने हो गए? माइनस, तो यह है, तो इसको आगे हल करना है, मतलब माइनस का 6x हो गया, इसको और इसको जोड़ने पर तो 5 और 3 प्लस के 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हल करना, मतलब x² माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये द्विघात समीकरण होगी, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 घात है। ठीक है, तो ये हो गई क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों? क्योंकि ये होगी, अब इसकी तुलना करेंगे हम, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है तो इस रूप का होना चाहिए। इससे तुलना करेंगे तो इसके मतलब इक्वल होना चाहिए, मतलब जो राशियां हैं वो राशि तो चेंज होगी लेकिन फॉर्मेट ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें x² का गुणांक इसमें क्या है? 1, मतलब x² का गुणांक a, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू इसमें कितनी है? अक्ष का गुणांक लेना है इसमें, तो इसका अक्ष का गुणांक कितना हो गया? -6 होगा, मतलब b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ये हो गए इसके मतलब जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, उसकी जो अंदर वैल्यू होती है ए बी सी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये हो गया मतलब द्विघात समीकरण फर्स्ट नंबर का। तो एग्जाम नंबर 2 का फर्स्ट है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो द्विघात समीकरण होगा।
अब दूसरी की बात करूं मैं, अब दूसरे पर्सन की बात करूं, दूसरा पर्सन इसके अंदर है x+3, x+3 इज फोर्थ नंबर का है ना, इसके अंदर फोर्थ नंबर है, x की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4, यह पर्सन दे रखा है। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले इसके अंदर जो क्यूब का फॉर्मूला है, ये a+b का क्यूब, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं a+b की पावर 3, a+b की पावर 3। आपने देखा होगा कि a+b की होल स्क्वायर तो आता है, लेकिन 3 भी आता है, 3 का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल है कि मतलब दोनों को अलग अलग करना है। मतलब a स्क्वायर मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, समझ रहे हो, 3ab स्क्वायर मतलब दोनों का अलग अलग क्यूब प्लस सारी सभी राशि क्या होगी, जोड़ में होगी, दोनों का अलग अलग क्यूब प्लस इसमें 3a स्क्वायर भी मतलब 3a स्क्वायर b, मतलब a पर a का स्क्वायर करना है, a पर b का स्क्वायर वो 3 से मल्टीप्लाई करना है और सभी का जोड़ करना है। ठीक है, इसी प्रकार इसको खोलेंगे, मतलब x का क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27 हो गया, प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर ले लिया, प्लस b मतलब 3 पर प्लस अब क्या करना 3 x तो ले लिया इसमें, x स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर तो आ गया, पहले तो आ गया, दूसरा इंटू x रखना है, इंटू 3 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करना, मतलब x क्यूब प्लस का 27 प्लस ये कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यहाँ पे है मल्टीप्लाई। अब हिसाब से करना, मतलब जो कभी गड़बड़ नहीं करनी है, अपने गणना में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 3 मतलब 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3x इंटू 9, x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 9 27x इज इक्वल टू 0। अब इस इधर ठीक है ना, 0 नहीं रखना है, 0 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके बराबर ये दे रखा है, तो बराबर कौन सी राशि चलेगी x की पावर 3 माइनस 4। अब इसको इधर रखना है। पहले तो आप देख लेंगे कि द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्यूब कितनी आ रही है 3 आ रही है। द्विघात समीकरण होता कौन सा है, जिसकी घात x की घात कितनी हो 2 हो। तो ये यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट करोगे तो प्रश्न हल नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लिया कि x की घात कितनी है 3 अधिकतम, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x कोष्टक 2x प्लस 3 टू x स्क्वायर प्लस 1। अब ये पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर 4 प्रश्न है, हम इसमें से 3 प्रश्न करेंगे, है ना, 3 प्रश्न करेंगे इसके अंदर। अब इसको हल करेंगे कि आपको पहले प्रश्न मतलब x के गुणा करना, x की चीज, x के जो x का फॉर्मेट है वो क्या द्विघात समीकरण का होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको हल करेंगे, मतलब 2x स्क्वायर, इसको अंदर गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको इधर ले आए, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है द्विघात समीकरण का तो रूप आ गया ना, द्विघात समीकरण यही तो है, यही तो इसका रूप है। देखो मतलब a स्क्वायर x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर गुणा क्या है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1 आएगी। क्योंकि इसके अंदर प्लस है तो इसमें प्लस ही रखना है, इसके चिन्ह का बहुत मतलब चिन्ह का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, कि ये हो गए इसके एबीसी की वैल्यू, मतलब जो अचर पद होते हैं इनके अचर गुणांक होते हैं x स्क्वायर और c, वह वैल्यू है। तो मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात
ठीक है ना, द्विघात समीकरण है। तो बच्चों हमने देखा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, वो तो अभी। अब क्या करेंगे हम, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। मूल तो पता है ना आपको क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल, मूलों को मूल या मूल, ठीक है ना, मूल। मूलों के क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड बोलते हैं, लेकिन गणित की भाषा में इसे मूल कहते हैं और गुणनखंड भी कहते हैं। लेकिन कहीं पर आपको मूल दिख जाएगा तो कहीं पर आपको गुणनखंड दिख जाएगा। लेकिन मूल और गुणनखंड एक ही चीज है, दोनों सेम ही है। जैसे 5 + 5 कितने, 10, वैसे 10 कितने होते हैं, 10, दोनों चीज 10 ही है ना। तो इसी प्रकार मूल क्या है, मूल ही गुणनखंड होते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल और गुणनखंड सेम तरीके से ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न ले लिया हमने, किताब के अंदर से ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे एक प्रश्न दे रखा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि लगानी है हमें और उसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो समीकरण कौन सा होगा, 2x² - 5x + 3 = 0। यह प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस प्रश्न का पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से मतलब इसके टुकड़े करने हमें, समझ रहे हो, इसके टुकड़े करने। यहाँ पे कितना है, 5, तो इसके टुकड़े लगाएंगे हम, 2x²। अब आपको सोचो, दिमाग लगाओ कि इसके टुकड़े क्या होंगे, कि इन दोनों को गुणा करे तो कितना है, 6x² आए, और इसको वो जोड़े तो क्या है, 5x आ जाए। समझ रहे मेरी बात को, कि कौन सी वो दो राशियां हैं जिनका योग करे तो -5x आए और उनको गुणा करे तो 6x² आए। कौन कौन सी राशियां होंगी, जैसे 3x + 3x - 2x + 3 = 0। क्यों ये राशि हमने क्यों ली, क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है, -5x, और गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6x²। सीधी सी बात है, क्योंकि आप 10वीं तक पढ़ते आ रहे हो तो गुणनखंड करना तो सीख रहे होंगे। नहीं सीखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अब सीख जाएंगे, दिमाग तो ना मैंने अंदर, अब सीख जाएंगे। तो अब इसको हल करेंगे, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। तो यहाँ पे कॉमन कितना आ गया, x कॉमन आ गया, 2x - 3 बच गया, ठीक है ना। फिर x कॉमन ले लिया तो बच गया, फिर माइनस का इनमें से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा। यहाँ पे 2x - कॉमन ले लिया तो 2x - 3 = 0, ठीक है। अब इसके दोनों में से एक लेना है, तो मतलब x - 1 और 2x - 3 = 0। अब आपको पता है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों को अलग अलग 0 करना है हमें। तो ये 0 को रख लेते हैं, x - 1 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इसका एक गुणनखंड तो कितना आ गया, एक गुणनखंड तो 1 आ गया, एक गुणनखंड। अब ये 0 मान लेते हैं, तो 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2। सीधी सी बात है। x के कौन कौन से मान आ गए, 2 मान आ गए, ये तो ये 2 ही क्यों आए, क्योंकि ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। इसकी जितनी अधिकतम घात होगी वो इसके उतने ही मान आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण के मूल। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, मूल बोलते हैं बेटा जी, मूल। इन्हीं को द्विघात समीकरण के मूल बोलते हैं। गुणनखंड भी इसी को बोलते हैं। गुणनखंड तो ये हो गए, इसके टुकड़े कौन कौन से, इसी को गुणनखंड बोलते हैं। और जो आंसर आता है, अक्स जो चर राशि होती है उसके वैल्यू आती है, उसे मूल बोलते हैं, ठीक है। अब मूल का लेते हैं। अब मूलों की बात करें आगे। अब मूल ज्ञात कर लिए हमने, तो मूलों से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो सारे देखेंगे। अब मूल ज्ञात हो गए। अब आपको प्रश्न पूछेगा कि मूलों की प्रकृति क्या होता है, उनका नेचर कैसा होता है। तो प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का एक जो श्रीधराचार्य मतलब महान वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि प्रकृति किस प्रकार ज्ञात होगी। प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम इसके इधर देखेंगे ना, इधर लिख देता हूं मैं एक बार, अगला नेक्स्ट पर्सन देख लेंगे, उसके कर लेंगे ना प्रकृति, मूलों की प्रकृति देख लेंगे। लेकिन उससे पहले जो कंडीशन होती है, मूलों की कंडीशन होगी, कौन कौन से मूल वास्तविक होंगे, कौन से काल्पनिक होंगे, कौन से बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि b² - 4ac, इसका मान यदि 0 से बढ़ा जाता है, किसका मान, इसका मान यदि 0 से बढ़ा जाता है तो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, 0 से बढ़ा जाता है तो भिन्न भिन्न होगा। मतलब इसके जो मूल होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है ना। वास्तविक रियली होंगे, वो नंबर भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे यदि b² - 4ac का मान 0 से बढ़ा जाता है। इसका अंदर ac का मान कैसे निकालेंगे हम,
इसका मान जो द्विघात समीकरण होता है उसके अंदर ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालते हैं ना द्विघात समीकरण की, वो मान रखना है और इसको हल करना है। और इसका मान जो अगर यदि 0 से बढ़ा जाता है, इसका मान 0 से बढ़ा जाता है तो ये कौन सा होगा, इसके मूल कैसी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, भिन्न भिन्न होंगी और वास्तविक होंगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर, यदि वास्तविक होंगे और बराबर हो दोनों मूल, दो यहाँ पे दो है क्योंकि दो मूल निकलेंगे उसके, है ना, तो दो बराबर मूल हो, दो बराबर और वास्तविक हो। ठीक है ना, वास्तविक कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। तो वो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, मतलब रियल होंगे और इक्वल होंगे दोनों। ठीक है। तीसरी कंडीशन, यदि दो बराबर मतलब काल्पनिक हो, दो काल्पनिक हो, ठीक है ना, वो काल्पनिक हो, तो काल्पनिक होने के लिए क्या करेंगे, काल्पनिक और वास्तविक तो होंगे नहीं, तो काल्पनिक, दो काल्पनिक मूलों के लिए क्या होगा, इसका मान मतलब किसका मान, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मान क्या होगा, 0 से छोटा आएगा। छोटा आने का मतलब क्या है, वो माइनस में होगी राशियां, और राशियां माइनस में होगी तो क्या पता है कि क्या होगा, वो उसकी प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, तीनों मतलब 3 रूल्स हैं, तीनों कंडीशन, इस कंडीशनों के आधार पर हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको, मतलब तीनों चीजें क्या, सारी चीजें याद रखनी है आपको, मतलब तीन चीजें हैं, दो भिन्न भिन्न वास्तविक होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बढ़ाएगा, दो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे तब इसका एक मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और यदि काल्पनिक होंगे, ऋणात्मक होंगे, तो इसका मान क्या होगा 0 से छोटा आएगा। ठीक है, ये हो गई। अब इसके आधार पर हम प्रश्न, तो अब एक प्रश्न है प्रश्नावली नंबर 4.4 का। पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति याद कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व है, मतलब वो है मूल, तो इसको याद भी कीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल का एक प्रश्न ले लेते हैं इसके अंदर से ही, कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है, तो इसको करेंगे हम। ठीक है, अब ये पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण तो है, आपको पता है कि द्विघात समीकरण होगा, है ही। अब इसका यदि ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूल याद कीजिए और मूलों की प्रकृति भी बताइए। तो इसके मूल याद करेंगे। ठीक है, मूलों की प्रकृति पूछिए, पहले मूलों की प्रकृति देखेंगे हम, क्योंकि मूलों की प्रकृति से ही हमें पता चलेगा। पहले प्रकृति याद करने के लिए हम क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये लगाना है, इज इक्वल टू तो पता पास लगेंगे, फिर बाद में लगाएंगे कि कौन सा किस रूल का ये नियम पालन कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर बी मतलब यहाँ पे ए कौन सा हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या होता है ए, मतलब 2 आ गया। ठीक, और बी का वैल्यू मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब बी का वैल्यू नहीं, ए का वैल्यू है। ठीक है ना, यहाँ पे ए का वैल्यू है। अब बी का वैल्यू कौन सा होगा, मतलब जो अक्ष का गुणांक होता है वो क्या होता है, बी की वैल्यू मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है, 5 हो जाएगी। अब इसके अंदर रखना आपको, किसके अंदर, इसके अंदर रखना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी का मान कितना है, 3, माइनस का 3 मतलब 9 हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। फिर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, 2 इंटू सी का मान कितना है, 5, मतलब 9 माइनस यहाँ पे ये कितने हो गए, 5 में 10, 10 चौक 40 इक्वल टू कितने हो गए, माइनस का 31 हो गए। अब आपको पता है कि इसका मान नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाला मतलब ये क्या है, 0 से छोटा है ना, इसकी कंडीशन कौन सी होगी, ये 0 से छोटा है, मतलब छोटा होने की क्या है, ये मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, मतलब कौन से है मूल, काल्पनिक मूल है, तो ये वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। नहीं है का मतलब कौन सा है, काल्पनिक है, सीधी सी बात है, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक है। अब आपको पता है कि मूल वास्तविक नहीं है, तो इसके मूल ज्ञात भी नहीं हो सकते। ठीक है ना, ज्ञात कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मूलों की प्रकृति क्या 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है। ये तो हो गया इसकी क्या मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब ये काल्पनिक है। तो इससे अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, एक प्रश्न है कि, ठीक है, इससे अगला प्रश्न लेते हैं, पहले तो इसको रब करेंगे हम। इससे अगला प्रश्न है, इससे अगला प्रश्न कौन सा प्रश्न है, एक प्रश्न ले लेते, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी। जैसे एक प्रश्न है, एक्स स्क्वायर
माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 कोष्टक बंद 3 माइनस x। ठीक है, ये प्रश्न है तो मतलब इसको पहले हम सोल्व करेंगे। इसको हम अब एक व्यापक रूप में बनाएंगे। इसका कौन सा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो यहाँ पे तो x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू, अब इसको अंदर गुणा करना मतलब माइनस का 6 फिर पाई प्लस का 2x, सीधी सी बात हो गया। यहाँ को गुणा करना तो आना चाहिए ना, हो गया। अब इसको इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है तो इधर आते थे प्लस, ये प्लस है तो इधर आते थे माइनस। 2x इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करना है मतलब ये तो कितना हो गए x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ठीक। अब ये आ गया द्विघात समीकरण हमारा। अब इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे, मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी मतलब वही मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये लगाना है। कौन सा लगाना है, ये लगाना है। ये हमेशा मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करने एक सूत्र है, फॉर्मूला है। इसके अंदर से ए और बी सी का मान ज्ञात करेंगे। इस इक्वेशन से हम ए बी सी का मान निकालेंगे तो मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर गुणांक होता है ना, तो x स्क्वायर गुणांक 1 आ गया। बी मतलब बी की वैल्यू कौन सी होगी, बी की वैल्यू x की गुणा की होती है तो मतलब माइनस का 4 आ जाएगा और सी की वैल्यू कितनी है 6 है। अब इसके अंदर रखेंगे हम, इसके अंदर रखेंगे तो मतलब बी का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। भाई माइनस का स्क्वायर कितना था प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू कितना है सी का मान कितना है 6, फिर 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 चौका 24, फिर वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आई माइनस में आ रही है। ठीक है ना, मतलब 4 तो हो गए और 18 है, नहीं 18 नहीं 8 वैल्यू मतलब 8 आएगी इसकी। ये क्या है माइनस की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, माइनस के 8। तो ये क्या हो गई ऋणात्मक हो गई, तो मतलब ये मूल कैसे होंगे, वही बात है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 से छोटी आ रही है। 0 से छोटी आने का मतलब ये मूल काल्पनिक मूल होंगे, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार हम किसी भी कोई सा भी द्विघात समीकरण के हम नेचर प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब दूसरा प्रश्न है कि इसकी भी क्या है, वो मूलों की प्रकृति बतानी, और मूलों की प्रकृति है यदि सही तो इसको मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 ये है। ठीक है, ये है मतलब इसको हल करना मतलब यहाँ पे। अब इस आपको पता लगाना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पहले, तो ये द्विघात समीकरण है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी सी ए बी सी मतलब तीनों की वैल्यू याद करनी है, तो सी का वैल्यू तो कितना होगी 4, बी की वैल्यू कितनी होगी क्योंकि अक्स का गुणांक होता है बी, तो मतलब माइनस का 4 रूट 3 हो गया। ठीक, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसके सूत्र के अंदर हम रखेंगे और इसका पता लगाएंगे कि ये इसकी मूलों की प्रकृति कैसी है। बी का मान कितना हो गया, बी का मान मतलब माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना 3, सी का मान कितना 4। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे मतलब माइनस 4 का स्क्वायर अलग। अब आपको पता है कि रूट का स्क्वायर कितना होता है, रूट हट जाता है और क्या, तो मतलब माइनस का 4 का तो हो गया 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, माइनस ये कितने हो गए 4 चौक 16 32 16 48 हो गया ना, 4 12 जो बातें 48। यहाँ पे कितने हो गए 48। अब आपको पता होगा कि ये क्या आ गया 0 आ गया। हमको आपको पता था कि मैंने बताया था कि क्या बताया था मैंने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दी 0 के बराबर है। 0 के बराबर है तो वो मूल क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब 0 के बराबर है तो मूल दोनों समान होंगे और कैसे होंगे वास्तविक होंगे, मतलब समान और वास्तविक। ठीक है ना, समान और वास्तविक होंगे। अब यार आपको पता है कि मूल है, अब मूल है तो इसके मूल ज्ञात भी करने होंगे। मूल कैसे ज्ञात करेंगे हम, श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र कौन सा है, श्रीधराचार्य मतलब x की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a, समझ रहे हो 2a। अब ए बी सी की वैल्यू तो वही काम में आएगी। ठीक है, पहले वाली यही तीनों वैल्यू काम में आएगी। अब इसके अंदर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे अब ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम मान रखेंगे और इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो मतलब माइनस का बी मतलब बी के मान क्या है माइनस का 4, तो माइनस तो पहले से है, बी की वैल्यू याद करनी है तो मान लो माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस यहाँ पे कोष्टक लगा के प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली थी, कितनी आ रही थी 16 थी, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई थी। तभी तो हमने कहा था कि मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, दोनों दो मूल होंगे। ठीक है, तो वो मान 0 हो गया बटे में 2a, 2a का मान कितना है 3 है,
3 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, प्लस हो जाएगा ये 4√3/6 आ जाएगा। ठीक है ना, 4√3/6। यहाँ पे अब ये तो हो गया। यदि यहाँ पे हम प्लस, ये तो कौन सी वैल्यू ली, यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, यहाँ पे ली, ये तो 0 हो गया, मतलब ये वैल्यू आ रही है। तो अब आपको वास्तविक है बराबर होंगे, मतलब बराबर ही होंगे, क्योंकि ये आगे तो चिन्ह का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। अब यही मतलब यही इसका मूल क्या होंगे, 2 पर आएंगे, मतलब यही मूल है इसके। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था कि समान होंगे मूल। क्योंकि समान क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही थी, तो समान होंगे, वास्तविक होंगे, मतलब वास्तविक तो है ही, और दोनों समान भी होंगे। क्योंकि अब इसको वैसे हल करेंगे तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब आगे वाले चिन्हों का तो इनका कोई मतलब नहीं है। ये क्या होंगे, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे हट जाएंगे, मतलब कोई वैल्यू मतलब कोई प्रदर्शित नहीं कर रहा, कोई चिन्ह काम में नहीं आ रहा, तो मतलब समान हो गए दोनों वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार हम इस प्रश्न का भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि मूल समान है तो उसको ज्ञात करने का तरीका भी है। पहले तो आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र से। कौन से सूत्र से, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे इतने तय 0 वाले से नहीं करेंगे, इतने तय वाले से लगाएंगे, फिर पता लगाएंगे कि ये तो 0 है, 0 से छोटा है, माइनस में है, वैसे इस हिसाब से देख लेंगे। फिर यदि है मूल वास्तविक है तो इस जो श्रीधराचार्य सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र है, इसके हिसाब से मूलों को भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के आधार पर पूछ रहा है कि के का मान ज्ञात करिए, मतलब ये क्या है, इस के की वैल्यू ज्ञात करनी है। के की वैल्यू किस स्थिति में ज्ञात करनी है, जब इसके मूल क्या हो, बराबर हो, किसके, जब इसके मूल क्या हो, बराबर, इस स्थिति में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अक्ष स्क्वायर का गुणा क्या होता है, 1, क्योंकि व्यापक रूप कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस वैल्यू से हमें तुलना कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी के, और सी की वैल्यू कितनी होगी 3। अब इस तीनों की वैल्यू क्या है, इस सूत्र में रखनी है, मतलब ये एक तरीका हो गया, बराबर है इसलिए 0 इक्वल, हमें इक्वल 0 रख लेके चलना है। बी की वैल्यू कितनी होगी, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 में 38 24 हो गया। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 24 हो जाएगा, और के इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 के टुकड़े के रूट कैसे बाहर निकालेंगे, रूट के अंदर, रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, मतलब के इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, क्योंकि 6 चुका 24 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का तो कितना हो गया, 4 का तो 2 था ना, तो के इक्वल टू 2√6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के, इस के की वैल्यू को क्या है, ये संतुष्ट करता है इस वैल्यू को, मतलब इस जो वैल्यू आई वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करती है। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति और उनका मतलब मूल वास्तविक है या नहीं वो पता लगाएंगे। मूलों की यदि वास्तविक है, यदि मूलों का अस्तित्व है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीधराचार्य सूत्र है उनके 2 रूप होते हैं, तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और एक सीधा साधा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन दोनों सूत्रों का आपको मतलब आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए, दोनों सूत्रों से आपको प्रश्न को आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4th है उनकी द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सके। ठीक है।